नमस्कार साथियों, डेप्थ एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। अब हमने यह जो क्रम शुरू किया है यह लग्न का क्रम है, यानी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि जो है उस जातक का लग्न बनती है। क्योंकि एक उदाहरणार्थ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी का एक ड्राइवर होता है, एक रथ का एक चालक होता है, तो जो चालक है वह आपकी राशि होती है, लेकिन जो पूरी पूरी गाड़ी होती है वह ड्राइवर होती है। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि लगभग 70% जीवन को यदि संचालन करने का या भविष्य का निर्धारण यदि कोई करता है तो वह लग्न करता है। लग्न ही डिसाइड करता है कि आपके जीवन में किन भावों से क्या क्या आपको मिलेगा। तो आज हम इस राशि क्रम में लग्न की यदि वृषभ यानी दूसरे नंबर की राशि का लग्न हो तो क्या प्रभाव जीवन पे पड़ते हैं, कैसा उनका बॉडी सौष्ठव मतलब शारीरिक बनावट क्या होती है, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, या उनके जीवन के अन्य हिस्सों में क्या क्या कैसे कैसे होता है, उसको हम जानेंगे। विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः आग्रह कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृष राशि का यदि लग्न हो तो। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारे वहाँ की ज्योतिष थी, भारतीय ज्योतिष जो थी, वो चूँकि इक्वेटर पे रहने वाले लोग थे, यानी पूरी पृथ्वी का यदि बीचों बीच का हिस्सा आप लेंगे तो उसको इक्वेटर कहा जाता था, मध्यवर्ती स्थान। उस मध्यवर्ती स्थान पर जो लोग थे वह लगभग नॉर्थ और साउथ दोनों पोलों को जान सकते थे, दोनों जो ध्रुव थे उनको वो जानते थे। इसके साथ साथ अगर आप ऊपर से और नीचे यानी नॉर्थ से और साउथ पोल पे एक सीधी रेखा खींचेंगे, आप इक्वेटर पे जहाँ कहीं भी हों वहाँ से यदि एक सीधी रेखा खींचेंगे तो उसे कहते हैं प्राइम मेडियन, एक तरीके से मध्यवर्ती रेखा। तो ये जो प्राइम मेडियन होता है ये हमारे वहाँ लगभग आप मान के चलिए कि हरियाणा के कुछ क्षेत्र से लेकर के और गुजरात होते हुए, उज्जैन होते हुए, और ये श्रीलंका तक जाती थी, बल्कि श्रीलंका और मालदीव के बीच से ये रेखा निकलती थी। और उसी के हिसाब से हम लोग अपनी जो है आज आपको पता होगा कि 1860 में यह रेखा ग्रीनविच, इंग्लैंड में एक जगह है, एक शहर है ग्रीनविच, उसे बना दिया गया। तो ये ग्रीनविच कहीं भी हो सकता है, लेकिन 1860 में कभी भारत से उड़ करके ये इंग्लैंड चली गई ये किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी हमारी जो ज्योतिष है, भारतीय जो ज्योतिष है, यह ज्योतिष आज भी उसी परंपरा से चलती है, उसी से इसकी गणना होती है, ग्रहों की स्थिति कैसी होती है। मैं आपको एक दो रेफरेंसेस देना चाहूँगा। आर्यभट्ट का यदि आप देखें, वाल्मीकि रामायण में यदि आप जाएं, रावण संहिता में भी कई जगहों पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, ऐसे तथ्य मिलेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भगवान के जो भगवान राम का जो जन्म था, मतलब नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तो वह जो नौमी तिथि आई थी और वह बसंत ऋतु में आई थी। तो बसंत के मतलब हर ऋतु में 2 महीने होते हैं और बसंत ऋतु का दूसरे महीने में उनका जन्म हुआ था। तो ये बताने का तात्पर्य है कि लगभग हर 18 से और 20,000 यानी 18 to 20,000 ईयर्स के बाद से जो है वह जो परिक्रम है वह बदलता रहता है, थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है। जैसे जो ध्रुव तारा है, मैंने आपको पहले भी इस बात को बताया था कि ध्रुव तारे की स्थिति भी एक समय तक ही हमारे नॉर्थ पोल पे रहेगी। जैसे साउथ पोल पे अगस्त तारा होता था। अब वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब आप एकदम भारत के साउथ हिस्से में चले जाएंगे और वहाँ महेंद्र पर्वत पर आप खड़े होकर के और साउथ में देखेंगे तो आपको अगस्त तारा देखने को मिलेगा। अब अगस्त तारा आज आप अगर उस महेंद्र पर्वत से खड़े होकर के देखें तो आपको नहीं देखने को मिलेगा।
और ये रेफरेंसेस किस बात की दी जा रही है कि जब ये तारा दिख रहा था उसी समय भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन आज वो तारा नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या है कि लगभग अगर हम देखें तो लगभग 12,500 से लेकर के और 16,000 साल पहले जो है, बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट, जो है भगवान राम का जन्म हुआ होता है। तो हमारी जो ज्योतिष परंपरा थी उसकी अपनी एक ग्रीनविच रेखा थी, अब अपनी एक मध्यवर्ती रेखा थी, जो कि चूंकि हम इक्वेटर के लोग थे और इक्वेटर से हम जो देखते थे तो वो रोहतक इत्यादि होते हुए आपका उज्जैन से चलते हुए और कहीं यह जो है श्रीलंका और मालदीव के बीच में जाती थी, और इन्हीं किसी बीच में जो है वह लंका का जो है उदय माना गया है, जो लंका समुद्र में डूब गई या जो रावण की लंका थी। इस प्रथा से हम अपनी ज्योतिष को शुरू करेंगे। तो ये बताने का तात्पर्य यह था कि कुछ लोगों का यह प्रश्न आया था कि आखिर आप इस चीज़ को कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इस चीज़ का परिमाप बताया गया है। आप वहाँ से जाकर, जैसे मैंने आपका बताया कि एक सूर्यमंडल करके पुस्तक है, आर्यभट्ट करके पुस्तक है, इन पुस्तकों में आप जा करके इन चीज़ों का रेफरेंस देख सकते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं आज यदि आपकी वृष यानी दूसरे नंबर की राशि उदय होती है, नियम कानून सारे वही होंगे कि यदि जब आपका पृथ्वी पर जन्म किसी भी हिस्से में जब भी हो रहा था तो उसके ठीक सामने जो राशि उदित थी वह राशि कौन सी थी। यदि वह राशि उदित वृष राशि में हुआ है तो फिर आपके क्या क्या नैसर्गिक स्वभाव होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग राशि को जान करके कंफ्यूज हो चुके हैं कि सब लोग अपने आप से रिलेटेड करने लगते थे, तो मैंने आपको बताया कि राशि सिर्फ आपको एक ड्राइवर की सोच जैसी होती है। अगर वो गाड़ी अगर 100 की स्पीड में चला रहा है और 120 उसका जो है कार्यकाल है, यानी 120, 130, 150 की स्पीड की टाइमिंग उसके एक्शन लेने की है, तो वो 100 की गाड़ी को भी कंट्रोल कर लेगा। तो 100 जो ड्राइवर चला रहा है वो है ड्राइवर, लेकिन ये जो पूरी गाड़ी है ना जिस पे आप बैठ करके जा रहे हैं, ये होता है आपके लग्न। इसीलिए मैंने कहा कि 70% लगभग हिस्सा आपका लग्न इंक्लूड करता है आपके जीवन में। अब वृष राशि की बात करें तो वृष राशि से जो शारीरिक बनावट होती है, बहुत लंबा कद ऐसे लोगों का देखा नहीं गया है, मध्यवर्ती कद होता है और कई बार तो ठिगना यानी छोटा कद भी इनका देखा जाता है। मस्तक चौड़ा होता है, आंखें बड़ी सुंदर और गर्दन और कान ये दोनों ही लंबे होते हैं। मस्तक चूंकि चौड़ा है तो जो नीचे का भाग है वो काफ़ी पतला होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि काफ़ी आकर्षक ऐसे लोग होते हैं जो वृष राशि के जन्मे जातक होते हैं। आकर्षण उनमें बहुत ज़्यादा होता है शारीरिक रूप से देखा जाए। गठीला शरीर होता है, मेहनती होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, किसी कार्य को करने में इनकी जो दक्षता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनको यदि आप दिन भर कोई ना कोई कार्य आप देते रहें तो ये थकेंगे नहीं, ये उतनी ही ऊर्जा से करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है इनके साथ, वो ये है कि किसी एक कार्य पर यह टिक नहीं सकते हैं। इनको हर कुछ देर के बाद से अपने कार्य को बदलने की आदत होती है। यदि इनके कोई विचार हैं तो ये अपने जीवन में एक विचार धारण करके, जिसको आप सिद्धांत कहते हैं कि किसी एक सिद्धांत पर यह टिके रहें, ऐसी इनकी स्थिति नहीं होती है। यह अपने जीवन के हर क्रम पर अपने सिद्धांतों को ये बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि ये किसी एक जॉब में, किसी एक प्रोफेशन में, किसी एक व्यापार में ये कभी टिक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शौक ही होती है कि उनको बार बार अपनी जॉब को बदलना होता है। राशि क्रम में आपको पहले भी मैंने बताया था कि किन राशि के कौन से स्वामी हैं, तो इस राशि के स्वामी यानी वृष राशि के स्वामी जो हैं वह शुक्र हैं। तो शुक्र का प्रभाव तो लगभग इस राशि पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वृषभ में आपका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के स्वामीगत जो हैं वो शुक्र होते हैं। तो अब शुक्र में जन्मा जातक यदि उसके दूसरे भाव को देखा जाए, यानी शुक्र वृष के ठीक बगल में तो वो मिथुन आता है, यानी बुध इनके धन संचय का भाव करते हैं। कारण क्या है बताने का कि यदि फर्स्ट हाउस यानी लग्नेश लग्न में जन्मा हुआ यदि राशि आपको पता चल जाएगी तो
अन्य किन किन भावों का कौन कौन से ग्रह जो है नेतृत्व कर रहे हैं या कौन कौन सी राशि उन भावों में आती है, इससे ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वह राशि के स्वामी मेरे लग्न के राशि के स्वामी से मित्रता रखते हैं या फिर उनकी शत्रुता है या उनका समव्यवहार है। यदि मान लीजिए कि आपकी वृष लगन में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके भाग्येश 10वें नंबर की यानी शनि की राशि होगी। अब शनि की मकर राशि यानी शनि का आपके शुक्र के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो आपका भाग्य भी उतना ही उतार चढ़ाव भरा रहेगा। यदि उनकी मित्रता है तो आपका भाग्य भी उतनी ही अच्छी स्थिति को प्राप्त होगा। दूसरी बात कर लेते हैं इनके शारीरिक सौष्ठव का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्तक चौड़ा होगा, आंखें बड़ी होंगी, लंबे कान होंगे, लंबी गर्दन होगी, मेहनती और गठीला शरीर होगा, मध्यम कद होगा इनका। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इनके रोगों की बात करें तो यह पित्त यानी आपके ब्लड से जुड़ा हुआ रोग ये काफ़ी ज़्यादा ये देते हैं, क्योंकि ऊर्जावान ग्रह है। तो अगर ऊर्जावान स्थिति रहेगी तो साथ ही साथ आपको यह ब्लड से जुड़े हुए, क्योंकि ब्लड ही आपको ऊर्जा देता है, जो आपकी बॉडी में मैंने जैसे पहले बताया कि बोन मैरो का कारक वृषभ राशि कहीं ना कहीं होती है, तो उसमें भी आपको दूषिता देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ ये अपोजिट सेक्स के प्रति, अपोजिट लिंग जो है विपरीत लिंग के प्रति काफ़ी आकर्षक होते हैं, यानी इनके अफेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये आकर्षित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यही कारण है कि इस राशि को नैसर्गिक रूप से ये बताया गया है कि इनको जो है गुप्त रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और यही कारण है कि अपने जीवन में धन संचय भी नहीं कर पाते। वैसे अगर वृष राशि के जातकों को देखा जाए तो चूंकि शुक्र का ग्रह है तो यह हिसाब किताब करने में, साथ ही साथ बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा मधुर भी बोलते हैं, लेकिन मधुरता के साथ साथ इनके अंदर जिद्दीपना भी होता है। ये बात को कितना भी घुमाएं लेकिन इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया होता है, माइंड मेकिंग कर ली होती है कि मुझे इसी बात पर आपको लेकर के आना है, तो यह घूम फिर करके आपको उसी बात पे ले आने की कोशिश करेंगे। बार बार ये उस बात को तब तक आपके सामने रखते जाएंगे जब तक आप खुद नहीं मान लेंगे कि हाँ इनकी ऐसी स्थिति है। तो ये इनका जिद्दी स्वभाव देखने को मिलता है। एक मानसागरी में एक श्लोक आया है कि वृषोदये जन्म यदा भवेच्च स्वचित्त रोगम स्वजना पमानम इष्टैर्वियोग कलहम च दुखम शस्त्राभिघातम धनक्षयम च। यानी वृष लग्न में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वह उसको मानसिक रोग देगा, ऐसा मतलब मानसागरी कहती है कि उसको मानसिक रोग देगा। क्यों देगा? क्योंकि यह व्यक्ति कभी भी एक विषय पर टिकते नहीं हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई इनकी बात नहीं मानता है तो बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, और इसके चलते वह एक तरीके से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। एक शब्द और आया है कि सुनजापमानम, यानी इनकी ये जो डोमिनेटिंग थिंकिंग होती है ना, ये कभी कभी अपने ही लोगों से इनका अपमान करा देती है। अपने ही लोग इनसे चिढ़ने लगते हैं, इनसे दूरी बनाने लगते हैं, जो वृष लगन के लोग होते हैं। दूसरा है इष्टैर वियोगम कलहम च दुखम, अपने ही लोगों से इनके झगड़ा होने के कारण हमेशा दुख को प्राप्त होते हैं, हमेशा कलह होते ही रहता है, जिसके कारण इनका वियोग हो जाता है, दूरी बन जाती है। क्योंकि जो वृष के जातक होते हैं वो अपने स्वजन संबंधियों से बड़ा कम मतलब रखते हैं, बड़ा दूरी बना के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके दिमाग में एक बात होती है कि जब हम अपने जीवन में विकास कर जाएंगे, अपने जीवन को उन्नति पे पहुंचा लेंगे, फिर अपने लोगों से मिलेंगे। कारण क्या है कि जो लोग इनसे मिले वो उनको सम्मान की ही दृष्टि से देखें, ऐसी इनकी पूर्वाग्रह होती है। पहले से इनकी थिंकिंग होती है कि जो लोग मुझसे मिले वो सम्मान से मिले, और सम्मान पाने का रास्ता सिर्फ इनके पास ये होता है कि हम धन को अर्जित करें। लेकिन चूंकि कई सारी कमियां होने के कारण उस धन को ये अर्जित कम ही कर पाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अन्य ग्रहों की भी स्थिति को देखना बड़ा जरूरी है कि देखिए वृष लगन में जन्म होने से तो हर भाव का स्वामित्व तय हो गया कि अगर पहले लगन में दूसरे नंबर की राशि है तो जाहिर सी बात है कि जो भाग्येश यानी नौवां नंबर का भाव है वहां पर 10वें नंबर की राशि यानी
मकर राशि आएगी, शनि की राशि आएगी। वैसे ही कर्म क्षेत्र की भी शनि की राशि कुंभ आएगी। इनकम में गुरु की राशि आएगी, ये तो तय है। लेकिन इन सब के स्वामी किन अवस्थाओं में कितनी डिग्री पर कहाँ बैठे हैं, ये भी बड़ा जरूरी होता है। आगे ये कहते हैं कि शस्त्राभिघातम धनक्षयम च, शस्त्र से हमेशा इनको डर बना रहता है, हमेशा किसी न किसी शस्त्र से इनको चोट लगने की, हमेशा आप इनको देखेंगे कहीं ना कहीं कटा फटा ही इनके शरीर में रहेगा। तो ये हमेशा इनको भय रहता है। और धनक क्षयम च, यानी धन का क्षय इनके जीवन में आम बातें होती हैं। उसके भी कई सारे कारण है कि बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेना, किसी से बहुत ज़्यादा करीबी आ जाना, और वो करीबी अपने लोगों से ना होकर के बाहरी लोगों से ज़्यादा होती है। इस कारण से ऐसा इनको देखने को मिलता है। तो मानसागरी में आप जा करके और इस जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ और मैं अगर इनकी चीज़ों को बताऊं तो देखिए, कहीं रावण संहिता में भी एक जगह आया है और भृगु संहिता में एक जगह आया है वृष लग्न वालों के लिए कि इनकी जो मध्य के बाद की आयु है, यानी अगर आप किसी भी आयु को दो भागों में आप अगर बांट दें तो एक पूर्व भाग और एक उत्तर भाग, तो जो उत्तर या मध्य का भाग होता है यह इनका सुखपूर्वक बीतता है। क्यों? क्योंकि पूर्व भाग में ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर देते हैं। लेकिन फिर वहीं एक शंका ये दी जाती है कि यदि इनकी प्रवृत्ति सही रही तो, ऐसा नियम लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये बताया गया कि इनकी प्रवृत्ति सही नहीं होती, बड़ी आशिष मिजाज होते हैं ये, और आफ्टर 50 वर्ष के बाद से ये किसी यौन संबंधी रोग के कारण पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसा भी भृगु संहिता कहती है। तो इन दोनों बातों को ही देखने की जरूरत है कि एक जगह तो ये कह रही कि ये सुखी भी होते हैं अपने मध्य और उत्तर भाग की आयु में, लेकिन एक जगह ये भी कहा जाता है कि 50 और मतलब इस बात का जो है कई लोगों ने, मतलब कई ग्रंथकारों ने जो है इस बात की पुष्टि करी है, चाहे वो रावण हो चाहे भृगु हैं। और मानसागरी में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि 50 के बाद से इनकी स्थिति जो है, यदि इनके चरित्र में कमियां हैं तो 50 के बाद से यौन संबंधी रोग इनको आपको देखने को 100% श्योरिटी से मिलेगा। इनके अंदर ये कमियां हैं और इनकी आयु लगभग 52-55 तक जाते जाते लगभग खत्म ही हो जाती है। लेकिन यदि यह चरित्रवान हो, चरित्र से यदि आप जी रहे हैं वृष लग्न के जातक, तो फिर इनका उत्तर भाग जो है, यानी लाइफ का जो सेकेंड पार्ट है, वो बड़ा सुखमय बीतता है। तो आई होप कि आप लोगों को वृष लग्न के जातक के विषय में उनकी क्या चेष्टा है, उनकी क्या युक्ति है या उनके शारीरिक बल क्या हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस सेगमेंट से जुड़े यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई शंकाएं हो, तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। या आपको और क्या इन विषयों में जानना है, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट तो हम आपको लेके आएंगे ही, लेकिन यदि आपको इससे जुड़ी कोई शंकाएं हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछें। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।